अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 5 घंटों तक 300 से ज्यादा ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात में इराक और यमन की सरहदों से भी ईरान ने इसराइल से 1 अप्रैल को अपने कौंसलेट का बदला लेते हुए दुनिया को शशदर कर दिया। साथ ही इसराइल को तंबीह की है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। अगर इसराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब अमरीकी अड्डों पर हमले की सूरत में भी हो सकता है। दूसरी जानिब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने फ्रीकेन को तहम्मुल का पैगाम देते हुए इस खदशे का इजहार भी किया है कि खित्ता और दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी सदर बाइडन ने हंगामी तौर पर G7 का इजलास बुलाने का फैसला किया है और इसराइल, जो कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफवर्जी करता रहा है, अब सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने पर मजबूर है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी जो है वो खित्ते में उस पर काफ़ी गहरी निगाह है और इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया पाकिस्तान की जानिब से। ये सब सफारती महाज पर नाकामी की बड़ी वजह है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ज़रूरी है कि अमन के लिए हालात को फौरी तौर पर संभाला जाए। इसके अलावा इसराइल और ईरान की कशीदगी का असर पेट्रोल की कीमतों पर भी आना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में $4.5 फी बैरल तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा है। अब हम सवाल ये हैं कि क्या मजीद जंग तो नहीं फैलेगी? क्या ईरान पर मजीद पाबंदियां लगने जा रही हैं? क्या आलमी बरादरी इसराइल को मजीद हमाकत से रोक पाएगी? इन हालात का असर पाकिस्तान पर क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जबकि बात करेंगे कमरान बुखारी साहब से भी। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये जो डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता रात, ईरान ने जो जवाबी वार किया दमिश्क में ईरानी एम्बेसी उड़ाए जाने के एक जारहाना इक़दाम के खिलाफ इसराइल के ऊपर जो अटैक किया, कितना ये अनप्रेसिडेंटेड है सर, और इतने पे क्या असरात आप देख रहे हैं होते हुए? अस्सलाम वालेकुम समर साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और ये बड़ी तारीखी दिन है आज कि एक मुसलमान मुल्क जो जारियत का शिकार था इजराइल की तरफ से, उसमें इतनी हिम्मत, कुव्वत, जुर्रत और सलाहियत हुई कि वो इजराइल की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे और इजराइल के सरजमीन के अंदर 350 ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंके, जो पिछले 50 साल में किसी और मुल्क ने नहीं किया। 50 साल पहले जब 1973 की अरब इजरायली जंग में मिस्र और शाम ने अपनी सरजमीन को आज़ाद करने के लिए हमला किया था, उसमें पाकिस्तान ने भी शाम का साथ दिया था और हमारे पायलट्स जो थे उस वक़्त, उन्होंने 2 इजरायली जहाज गिराए थे। हम उनके साथ लड़े थे शाना बशाना अरब ममालिक के साथ, मुस्लिम ब्रदर के साथ। तो ये बड़ी तारीखी बात हुई है क्योंकि इससे इजराइल को ये तो मालूम था या मगरिब को कि कुछ जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस स्केल पर, जिस साइज पर हुई है, उससे वो हैरान रह गए हैं कि ये, और ना सिर्फ ईरान से वो आए हैं, कुछ और ममालिक से भी आए हैं जो इस मशरकी वस्ता में हैं। तो ये एक पैगाम देना जरूरी था कि जी इजराइल जो जारियत कर रहा है, उससे पहले उसने नस्ल कुशी कर रहा है 6 महीने से हमास के खिलाफ, जिसमें वो नाकाम हुआ है। हमास की कुव्वत क़यादत कायम है, फ़लस्तीनियों के जो हौसले हैं पस्त नहीं हुए और वो जंग जीतने के भी पोजीशन में नहीं है हमास के खिलाफ। और अब उन्होंने पंगा लिया कि इसको जंग को बढ़ाया जाए ताकि तवज्जो हटाई जाए, जिसमें मैं समझता हूँ कि ईरान का मुंह तोड़ जवाब और एक जायज़ जवाब है और ज़रूरी था, बर वक्त था। अच्छा सर, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तो तेहरान में एम्बेसडर्स को ये उन्हें आगाह किया है कि ये जो ऑपरेशन था ये इसराइल के जो उनकी जारियत के ख़िलाफ़ एक लिमिटेड सेल्फ डिफेंस की एक जो है वो कोशिश थी और वो खित्ते में जो है वो जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहते। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका समेत दीगर कुछ ममालिक को आगाह कर दिया था पहले कि ईरान ये अटैक करने जा रहा है। फिर खित्ते के ममालिक को भी ईरान ने एतमाद में लिया और ये जो सारी डेवलपमेंट्स है उससे ये बताया लग रहा है कि बस सिर्फ यही अटैक था, इसके बाद ईरान की तरफ से भी किसी किस्म का कोई भी मज़ीद अटैक नहीं होगा और रिटेलिएशन भी लगता है कि वहां से नहीं होगा किसी किस्म का। देखिए जी, ईरान ने वाज़ेह कर दिया जब उन्होंने हमला किया और हमला जारी रहा और इजराइल के ऊपर बरसाया। बल्कि ये खुशाइंद बात है समर साहब के 6 महीने में पहली दफ़ा हुआ है कि इजरायली बमबारी गाजा पर नहीं हुई
और इजरायली जहाज गाजा पर नहीं उड़े, बिकॉज वो खुद अपना दिफा कर रहे थे, उनको डर था कि जो ईरान से मिसाइल आ रहे हैं। तो ये भी एक बायस तकवीत है फ़लस्तीनी जो मजलूम और महकूम अवाम है गाजा में। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ऐलान किया है यूनाइटेड नेशंस में ईरान ने, उन्होंने कहा कि जी हमारा जवाबी कार्रवाई अब मुकम्मल हो गई है, वी हैव कंक्लूडेड आवर टास्क। और हमारा मकसद था कि अगर आप हमें हिट करेंगे हम उसका जवाब देंगे। ये वही काम किया जब हमारे खिलाफ हमला हुआ था पुलवामा का 5 साल पहले, हिंदुस्तान ने जारियत की थी, तो हमने क्या किया था, 24 घंटे के अंदर हमने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज गिराए, उनका पायलट पकड़ लिया। तो यही जो भी खुद मुख्तार मुल्क है जिसमें हिम्मत और सलाहियत है, वो यही काम करता जो ईरान ने किया है। तो मुझे ये बताएं कि इस्राइल की तरफ से आपको मजीद कार्रवाई तो आपको होती हुई नजर नहीं आ रही, ऐसा कोई खदशा है या रूल आउट कर रहे हैं उसे आप? देखिए जी, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आज उसके बाद हुई हैं। एक तो 25 मिनट की गुफ्तगू हुई है सदर बाइडन की और नेतन्याहू की, जो वजीर आजम है इजराइल का। और बाइडन ने जो खबर लीक हुई है मगरबी मीडिया में, उसके मुताबिक तो लगता है कि बाइडन ने तकरीबन अल्टीमेटम दे दिया है इजराइल के वजीर आजम को कि जनाब आपने हरगिज हमला नहीं करना ईरान पर बराह रास्त, और अगर कोई ऐसी आप जंग छेड़ते हैं ईरान के साथ तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और साथ साथ उनके जो वजीर दिफा हैं जनरल ऑस्टिन अमेरिका के, उन्होंने भी अपने हम मनसब को इजराइल के कह दिया कि अगर कोई कार्रवाई सोच भी रहे हैं तो पहले हमसे NOC लें, पहले हमसे पूछें। और साथ साथ आपने फिर नोट किया होगा कि ईरान ने एक पैगाम भेजा है अमेरिका को, जो पब्लिक हो गया है स्विट्जरलैंड के जरिए, कि जनाब अगर अमेरिका ने साथ दिया इजरायली जारियत का ईरान के खिलाफ, तो फिर अमरीकी अड्डे जो मशरकी वस्ता में हैं वो फिर उनके खिलाफ भी हमला हो सकता है ईरान की तरफ से। तो ईरान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है इसको। अब सब चाहते हैं कि जंग ना बढ़े, क्योंकि ये जंग कंट्रोल नहीं होगी फिर। लेकिन नेतन्याहू का मसला सिर्फ ये है कि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, 6 महीने में वो नाकाम रहा है अखलाकी तौर से, कानूनी तौर से, सियासी तौर से, सफारती तौर पर हमास को कुचलने में। हमास पूरी तरह कायम और दायम है, और अब ईरान ने ये किया है तो वो कोई फेस सेविंग जरूर चाहेगा कि किसी किस्म की कार्रवाई हो, वो शो कर सकें। जरूरी नहीं कि ईरान पर बराह रास्त हमला हो सकता है कि वो करे। जो तनसीबात हैं ईरान की शाम में, इराक में, या हिजबुल्ला जो उनका ईरान का हलीफ है लबनान में, या हूतीज जो उनके हलीफ हैं यमन में, उनके खिलाफ, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई मेरे ख्याल वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस स्केल की नहीं होगी कि जिससे जंग छिड़ जाए। दूसरा सर ये बताएं कि आगे चल के क्या गजा के जो मुसलमान हैं, आज एक वक्ती उन्हें रिलीफ तो मिला कि आज के दिन कम से कम, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, क्योंकि कार्रवाई उनके खिलाफ इसराइली फोर्सेस की तरफ से नहीं हुई। आगे चल के सर इसका कोई फायदा हो सकता है सर, आपको उनके लिए कोई रिस्पाइट देख रहे हैं सर आगे चल के जो गजा के मुसलमान हैं? मेरे ख्याल में जो इस आज के वाकया के बाद सब चौकस हो गए हैं कि जनाब ये अगर जंग तूल इख्तियार करती रही, यानी कि जो गाजा में कत्लेआम हो रहा है या नस्ल कुशी हो रही है इजराइल की तरफ से, तो इसके खतरनाक नतायज इलाके में हो सकते हैं, जैसे हमने आज देखा इजराइल बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि इसका एक मुस्बत नतीजा ये हो सकता है आज की ईरानी कार्रवाई का, जो जवाबी कार्रवाई की है, कि जो कोशिशें जंगबंदी की गाजा के अंदर वो तेज होंगी, और कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द जंगबंदी होए, ताकि जड़ जो है मसले का वो ईरान नहीं है, जड़ जो है वो इजराइल का जो नस्लकुशी है गाजा के अवाम के खिलाफ। जब तक उसका खात्मा नहीं हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि वो इसराइल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को नहीं मान रहा था, वो बार बार करारदादें वहाँ पे आती थी, कहा जाता था कि भाई रोक दें, वहाँ पे सीज फायर करें, लेकिन नहीं रोक रहा था। आज जब अपने घर में आग लगी, अपने घर पे अटैक हुआ, तो वही इसराइल भागा भागा अक़वाम मुत्तहिदा के पास पहुँच के आज तो लगता है कि वहाँ से शायद कोई मामलात इस तरह के बने कि इसराइल जो है वो रोके कार्रवाइयाँ अपनी गजा के अंदर। लेकिन ये भी कितनी मुनाफिकत है और शर्मनाक बात है कि जितने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद थे, और एक मुत्तफ़िका करारदाद भी थी, वो उन्होंने रद्द की, इजराइल ने उसको नहीं माना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं माना, और अब भागे भागे गए हैं मिन्नतें करने UN सिक्योरिटी काउंसिल की कि हमें बचाओ। और बल्कि आप ये देख लें कि इस जो जवाबी कार्रवाई जो ईरान ने की, उसका जवाब देने में सिर्फ इजराइल अकेले नहीं था, अमरीकी फौज, बरतानवी फौज भी शामिल थी। तो इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि जो इजराइल का जो वजूद है, इजराइल की जो सर्वाइवल है, वो इन्सार करती है अमेरिका की हमायत पर और अमेरिका की फौज पर। तो अमेरिका का जो कुंजी है इस वक्त वो वाशिंगटन DC में है, और इसीलिए बाइडन कोशिश कर रहा है कि ये मामला जल्दी रफा दफा किया जाए। इसके अलावा सर जो आज सलामती कौंसिल का इजलास भी हो रहा है, और
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने G7 का इजलास भी बुला रखा है। क्या आप कोई अमेरिका की तरफ से मजीद पाबंदियां देख रहे हैं ईरान के ऊपर? देखिए जी, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो जरूरी है, क्योंकि ये ईरान ने जो काम किया है वो यूएन चार्टर के ऐन मुताबिक है। यूएन चार्टर कहता है आर्टिकल 51 जो है कि किसी मुल्क के खिलाफ जारियत हो या उनकी सरजमीन को खिलाफ वर्जी हो तो उसका हक बनता है सेल्फ डिफेंस का, अपने दिफा के लिए एक्शन करे, जो ईरान ने किया है, जो जायज है, जो हमने किया था पुलवामा के वक्त 2019 में। जहां तक G7 का ताल्लुक है, जिसे मैं कहता हूं कि ये तो वो गोरिस्तान है वो यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, कनाडा है, और उसमें वो जापान भी डाल लें, तो वो तो उनका तो वो रवैया तो एक ही है। वो तो जो इजराइल कहता है उसके साथ मानते हैं, उसकी कोई खास वक़्त नहीं है मेरे ख्याल में G7 इजलास की। वो मजम्मत करेंगे ईरान को, वो पाबंदियां लगाएंगे ईरान को, वो यकजहती का इज़हार करेंगे इजराइल के साथ, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। असल इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है न्यूयॉर्क का, और दूसरा असल इशू वाशिंगटन DC व्हाइट हाउस है। शहजाद, पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात इसके आ सकते हैं सूरत हाल के? लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये आ सकते हैं कि जाहिर है कि अगर खित्ते में हमारा एक हमसाए में अगर इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई करता है और जंग की सूरत हाल होती है तो फिर बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ेगी और हमें भी दबाव होगा कि हम भी कोई सिफारती पोजीशन लें, और दूसरा उसके इक़्तिसादी नताइज भी हो सकते हैं, क्योंकि एकदम जो तेल की तवानाई की कीमत बढ़ेगी उसका भी इशू होगा, वो हमारी मईशत को अफेक्ट कर सकती है और वो मनफी इफेक्ट होगा। हमारा तो सारा तेल बाहर से हम लेते हैं, और अगर तेल की कीमत, हमने सारा बजट बनाया है पुरानी कीमतों पर, और सडनली अगर ये जंग छिड़ गई और बढ़ गई और एक दो टैंकर भी डुबो दिए गए, जंग बढ़ जाती, तो फिर आपके जो तेल के जो हम इंपोर्ट्स हैं उसमें तो बहुत मुतासर होंगे, कीमत मुतासर होगी और आपका बजट मुतासर होगा और आपकी मईशत मुतासर होगी। तो हमारा भी इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि हम उसमें क्लियर पोजीशन लें, जारियत की मजम्मत करें और उसमें सीज फायर की कोशिश करें गाजा में, और यूएन के थ्रू और OIC के थ्रू हम उनको OIC को भी मोबिलाइज करें कि जनाब ये मामला आप हल करें और इजराइल को कम से कम लगाम लगाएं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की जो तनाज़ा इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ रहा है, ईरान ने गुज़श्ता रात अटैक किया इसराइल के ऊपर, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमरान बुखारी साहब, माहिर आलमी अमूर के। बहुत शुक्रिया कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि कैसे देख रहे हैं हालात को, जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, रात से ईरान ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई की इसराइल के ऊपर, ये आपको मज़ीद मामला एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ईरान ने जो वाज़े कर दिया कि हमारा सिर्फ महदूद हमारी कार्रवाई थी और यहीं तक था, हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते, कि स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, या आपको लग रहा है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा इसके बाद भी? जी समर, इसमें देखें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जवाबी कार्रवाई जो है वो करेगा या नहीं करेगा। उसका जवाब ये है कि देखें, इसराइली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान ने पहली दफ़ा एक काम किया है जो पहले उसने नहीं किया। अगर इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं होती, इसका जवाब नहीं दिया जाता है, तो फिर ईरान के हौसले बुलंद होंगे कि अगली दफ़ा फिर कुछ करे। तो ये उनकी जहन में इस वक्त बात दौड़ रही है कि इस स्क्वायर को कैसे सर्कल किया जाए, कि वो भी नहीं चाहते कि तनाज़ा बढ़े, उनके ऊपर अमेरिका का दबाव भी है। खबरें भी अब आ रही हैं कि जो है सदर बाइडन ने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कहा है कि देखें हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको विक्ट्री मिल चुकी है, हमने आपका साथ दे के इस बात की गारंटी की कि आपके ऊपर नुकसान ना हो इस हमले के अंदर। तो एक तो ये पहलू है, लेकिन इसका मतलब फिर ये है कि फिल वक्त शायद जो है फौरी तौर पे हमें कोई जवाबी कार्रवाई देखने में ना आए, लेकिन इवेंचुअली होगा, क्योंकि जो है जितना टाइम गुजरता जाएगा इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि ईरान जो है नेक्स्ट, मतलब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ईरान गॉट अवे विद इट। तो अगर ऐसी जो उनकी थिंकिंग है तो फिर वो तो जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ना चाहते हुए भी एक एस्केलेटोरी लैडर पे जो है दोनों कदम आगे आगे बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। ईरान तो सर उस एस्केलेशन लेडर से उतरना चाह रहा है, एग्जिट करना चाह रहा है, लेकिन इजराइल शायद आप कह रहे हैं कि वो बढ़ाना चाहे। सर फ़लस्तीन के लिए आप क्या देख रहे हैं कि गज़ा के जो मुसलमान हैं, आज एक वक्ती रिस्पेक्ट था उनके लिए कि पहला दिन है कि जब बमबारी उन पर नहीं हुई, आगे चल के आप क्या फ़ायदा देख रहे हैं इस कार्रवाई का गज़ा के मुसलमानों के लिए?
देखिए, गजा के मुसलमान जो हैं और वो दीगर अरब ममालिक में जो लोग हैं और बिलअमूम मुसलमान दुनिया भर में जो हैं वो बड़ी ताकतों के अलाकार हैं। चाहे वो जो है इसमें इस जो मिडल ईस्ट के अंदर तो वो ईरान उनको यूज़ कर रहा है अपने पर्पसेस के लिए, तो उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक जो है एम्बिशंस हैं, उसके अपने एक जो है जियोपॉलिटिकल कैलकुलस है जिसमें वो जो है वो मुख्तलिफ अनासर को यूज़ करता है। तो दूसरी तरफ इसराइल है, वो अपनी सुपीरियरिटी बरकरार रखना चाह रहा है। तो इस जंग में मैं समझता हूँ फ़लस्तीनी बेचारे पिस रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी सूरत हाल जो है ना अनकरीब मुस्तकबिल में कोई बेहतर होगी, क्योंकि वो उनके पास एजेंसी नहीं है और ये जो दो मुल्क हैं ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं और बाकी लोग जो बाकी जो खित्ते के जो है प्लेयर्स हैं, आलमी बरादरी के जो लोग हैं और फिर OIC के जो मेंबरान हैं, अरब ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, ये नॉन प्लेयर्स हैं। इनका मतलब इनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है कि वो इस चीज़ को किसी और सिमत जो है इसको जो है वो स्टीयर कर सकें सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया कमरान बुखारी साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसील मुलाहिज़ा की मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की और कमरान बुखारी साहब की कि सूरत हाल इस वक्त जो है ईरान और इसराइल के दरमियान मज़ीद कशीदा हो सकती है। डिपेंड करता है कि इसराइल क्या एस्केलेशन लेडर से एग्जिट करता है, निकलता है या मज़ीद जो है जारियत को बढ़ाता है, कशीदगी को बढ़ाता है। आने वाले 24 घंटों में ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मुखालिफ तहरीक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन तहरीक के गर्ज़ व ख़ाइज़ अग़राज़ व मक़ासद हैं क्या, इस पर तहरीक के साथ कुछ और कर रही है। तहरीक के सरबरा महमूद अचकज़ई कुछ और कह रहे हैं। ये तहरीक अपने अहदाफ कैसे हासिल करेगी, या तहरीक के अहदाफ हासिल करने के हवाले से खान साहब के स्टेक्स बड़े हाई हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अगर तहरीक कामयाब नहीं होती तो उनका अगला कदम क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड 6 जमाती इत्तेहाद जिसका नाम रखा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, कल इस इत्तेहाद की जानिब से पेशीन और चमन में 2 जलसे करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन इस तहरीक के हवाले से 2 बातें बड़ी अहम हैं कि पहले जलसे के अंदर ही इस तहरीक के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इस तहरीक का मकसद किसी को हटाना या किसी को हुकूमत में लेके आना नहीं है। तो फिर इस तहरीक हुआ क्या? अगर सिर्फ आइन की बात करें तो आइन तो एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है जिसकी बहाली की बात हो रही है। तहरीक का हमेशा 1 पॉइंट एजेंडा हुआ करता है वो अगर आइन की बहाली है तो आइन के अंदर तो बहुत सी उसकी शिकें हैं, तो कैसे ये तहरीक जो है वो कामयाब हो पाएगी। और तहरीक के अंदर भी अगर आप देखें तो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन पे तहरीक इंसाफ जो है जिनसे राब्ते भी कर रही थी, खान साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया जाए, स्टेज शेयर करने की उन्हें दावत दी जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी कल स्टेज से नारे लगे, जिसके बाद कोई खातिर खा जो है स्टेज से मना नहीं किया गया कारकुनान को भाई इस तरह के नारे मत लगाएं। सिर्फ ये एक अजराए मजाक कह दिया गया कि भाई फिलहाल हमारी बात चल रही है, अभी फिलहाल ना कहें। तो ये इस पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी बड़ा सख्त उनकी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया इस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ को लेकर। और फिर इस इत्तेहाद के हवाले से भी जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी पहले ही जो है तहरीक इंसाफ उस पर बेट्रेयल का इल्ज़ाम लगा रही है। फिर दीगर 3 जमातों की बात करें, तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये तीनों जमातें तकरीबन एक ही हैं आपस में। तो बात रह जाती है फिर बलूचिस्तान की 2 जमातें हैं जिसमें BNP मेंगल है या फिर PK मैप है, उन दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान तक है। तो फिर ये तहरीक कैसे चलेगी? फिर पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम जो है सारी जमातों की मिलाकर भी वो 100 से कम बनती है। तो फिर ये तहरीक कामयाब कैसे होगी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले बताइए, जो तहरीक आपने शुरू की है, इस तहरीक का मकसद है क्या, पर्पस क्या है इसका? जो उसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। मैं इसको दोबारा क्लेम करूंगा कि 72 उसकी सर शिकें कौन सी बात करेंगे? आइन इन इट्स टोटलिटी, आइन इन इट्स टोटलिटी। बहुत ब्रॉड जब आइन नॉट एट ऑल, जब आइन कट्या पांचा किया गया हो, जब आइन को रेविच किया गया हो और डेली बेसिस के ऊपर किया जा आइन की किस पर्टिकुलर शिक, कोई उसकी फला शिक की बात करते हैं, फला शिक पे हमें ज्यादा तापुज़ है। आइन वो किताब है जिसकी बेसिस के ऊपर रियासत चलती है। आइन वो किताब है जिसकी बेसिस के ऊपर हुकूमतें आती हैं और जाती हैं। जब आइन को वायलेट किया जाता है, चोरों और डाकुओं को इम्पोज किया जाता है, तो रियासत कमजोर होती है।
आइन इन टोटलिटी बहाल होना चाहिए, एक एक शिक उसकी बहाल होनी चाहिए, रियासत को आइन की बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, हुकूमतों को आइन की बेसिस के ऊपर तब्दील होना चाहिए। इस मुल्क का क्राइसिस ही ये है कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी की टोकरी में डालने वाला पीस ऑफ पेपर वो कहा जाता 272-73 शिकें हैं सर, जितनी मर्जी हो भाई, सबकी बहाली के लिए लग गए तो फिर तो आपको 10 साल लग जाएंगे इस तहरीक की कामयाबी में। सर बताइए कि रियासत किस बेसिस के ऊपर चलती है, उसका तो क्या वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक हम इसे नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट क्या है ना, क्यों नहीं हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं कहेंगे? या जो आइन को वायलेट करता है या करेगा उसके खिलाफ ये तहरीक है, बड़ा क्लियर है। हुकूमत को हटाना या गिराना आपके मैंडेट में गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत को हटाना भी इस तहरीक का मकसद है, लेकिन हमारा मकसद है जो नाम है उसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। आपके जो इत्तेहाद के सरबराह महमूद अल-चकज़ई साहब, उन्होंने पहले ही अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया भाई किसी को हटाना या कराना हमारा मकसद नहीं। जरा सुन ले आप अल-चकज़ई साहब की जरा गुफ्तगू सुन ले जरा। एक ऐसा इत्तेहाद बना है जिसकी बुनियाद किसी हुकूमत को गिराना नहीं, किसी को इक़्तिदार में लाना नहीं, बल्कि जिसका मुंतहा मकसूद ये है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। हम किसी को गालियां नहीं देने आए, हमने अलम बगावत बुलंद नहीं किया है, किसी को इक़्तिदार से हटाना और किसी को इक़्तिदार में लाना नहीं, न किसी को हटाना अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन को बहाल करना है तो वो तमाम चीजें जो गैर आइनी हैं उनको जाना होगा। ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। वो अपनी जुबान से कह रहे हैं, वो भी मैटर करता है, किसी को हटाना हमारा मकसद नहीं है। उन्होंने आइन की बहाली की तारीख शुरू की गई है। ये हुकूमतें गैर कानूनी हैं और गैर आइनी हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, ये चोरी और फ्रॉड की बेसिस के ऊपर इस्टेब्लिश की गई हुकूमतें हैं। इनको जाना होगा। इस तहरीक का बिल्कुल और बिल्कुल मकसद यह है कि हर वो स्टेप जो आइन के मुताबिक नहीं उठाया गया उसको खत्म करना है। आपको आपका टारगेट पता, आपने पहुंचना कहां पे है? आइन की बहाली के बाद आपने कहां पहुंचना है? आइनी पाकिस्तान को बहाल करना है। हम एक ऐसा मुल्क जो आइन की हर शिक के मुताबिक चले, एक हुकूमत जो आए या जाए आइन के मुताबिक जाए, इलेक्शन आइन की लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक। ये आइडियल बातें और ये बहुत अच्छी एक विश लिस्ट है, लेकिन सर एक तहरीक की सूरत में इन चीज़ों को लेके आना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या गवर्नमेंट के सामने, जब आप कोई ज़ाहिर है आप जब गवर्नमेंट आपसे नेगोशिएट करती है कि भाई आपकी तहरीक शुरू हो रही है, आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, आप ये जलसे ना करें, आए हमारे साथ बैठ के बात करें, आप क्या रखेंगे गवर्नमेंट के साथ? भाई पूरा आइन बहाल कर दें आप बस। आइन के मुताबिक जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जो हमारा शब खून मार के हमारा मैंडेट चुराया गया है वो रिस्टोर होना चाहिए। ये तमाम गैर आईनी चीजें हुई हैं। तो बेसिकली हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, धांधली के खिलाफ आपकी मूवमेंट है ना, कोशिश नहीं कर रहे हम। बेसिकली ये इंतखाबी धांधली के खिलाफ आपकी मूवमेंट है ना। देखिए, आप उसको कंटेन ना करें। हाँ, आप उसका जो स्कोप है उसको कंटेन ना करें। मैंने बड़ी क्लियरली 2-3 दफा अर्ज की है कि ये आइन की बहाली की तहरीक है और वो तमाम काम जो आइन की लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ हुए हैं, और इस मुल्क में वर्चुअली हर काम आइन की लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ हुआ है। होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस जो है वो गैर आइनी हैं। गैर आइनी हुकूमतों ने गैर आइनी हुकूमतों ने इलेक्शन होल्ड किए हैं। सर, whom you are addressing in this movement, आप एड्रेस किसे कर रहे हैं? आप एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, आप अदलिया को एड्रेस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहे हैं? हम पाकिस्तान की आवाम को एड्रेस कर रहे हैं। आवाम ने बहाल करना, तहरीक आवाम ने चलानी है। तो सर तहरीक आवाम की सपोर्ट से चलेगी। आवाम ने तो आइन को नहीं किया हुआ ना, उसकी कोई शिके उसकी आवाम। उसके बाद जिन्होंने गैर आइनी काम किए हैं उनको समझ आ जाएगी। जब तहरीक आगे चलेगी तो उनको समझ आ जाएगी। बड़ी सिंपल बात है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हम किस लिए बाहर निकले हैं। अवाम के लिए निकले हैं, लेकिन आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट को, हम वो तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। हम उन तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने गैर आइनी काम किए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट है उसमें, पॉलिटिशियंस हैं उसमें, जुडिशरी है उसमें, तमाम लोग हैं, इलेक्शन कमीशन है उसमें, ब्यूरोक्रेसी है उसमें। तमाम लोगों का एक गठजोड़ जो है वो गैर आइनी काम करने के लिए रहा हुआ है। इस मुल्क में पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ सवार गैर, स्टार्टिंग विद द डेमोलिशन ऑफ आवर गवर्नमेंट, सिर्फ गैर आइनी काम हुए हैं। यानी ये जो 6 आपको ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये जो 6 जमातें इस आपको नजर आ रहा है कि जी इस मुल्क में ये तमाम हुकूमतें जो थी जिस वक्त इलेक्शन हुए वो गैर आइनी थी कि नहीं थी? सर देखें ना, वो तो नहीं, देखने की क्या बात है उसमें? गैर आइनी थी। They had lived beyond their 90 days period.
तो गैर आईनी रेंडर हो जाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट तो चली गई ना, अब आज आपका मसला केयर टेकर गवर्नमेंट, देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी गैर आईनी काम किए हैं। हम इसकी लेगेसी जो आइन की पामाली की लेगेसी जो है वो लिव कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप जीत जाते हो तो फिर वो भी उस कैसे, हम तो एक फेयर इलेक्शन इलेक्शन के रिजल्ट कबूल कीजिए आइन के मुताबिक, इलेक्शन के रिजल्ट कबूल कीजिए आइन के मुताबिक, जिसका मैंडेट है उसे रिस्टोर करें आइन के मुताबिक। अब मुझे सर ये लेकिन किसने करना है, अगेन सवाल ये देखेंगे किसने करना है। तमाम वो लोग जिन्होंने गैर आइनी इक़्तिदाम किए हुए हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। मुल्क को ठीक करना है, मुल्क को ठीक होना होगा अगर मुल्क ने आगे चलना है तो, उसके बगैर नहीं चल सकता। कैसे करेंगे ये मूवमेंट आपकी जो है कुछ चलेगी, आगे चलेगी। पर मूवमेंट हमेशा फोकस्ड होती है। हमारा ये 1 पॉइंट, हमारा ये मामला है आइन, ये 1 पॉइंट है, आइन की बहाली 1 पॉइंट है, 50 तो नहीं है ना। अगेन इट्स अ बिग सब्जेक्ट। आपके पास पॉइंट नहीं है, आप जबरदस्ती पॉइंट अगेन मेरा बड़े पॉइंट, अगेन इट्स अ बिग सब्जेक्ट। 272-73 शिकें, आप किस शिक ऊपर अमल दरामद चाह रहे हैं? सारे आइन के ऊपर तो ऐसा नहीं कि पूरे आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम आइन की आइन की मेजॉरिटी में शिकों पे अमल दरामद हो रहा है। आइन एक डॉक्यूमेंट है, आइन वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रियासत रेस्ट करती है। आइन सस्पेंडेड नहीं है, राइट, आइन सस्पेंडेड नहीं, आइन वायलेट हुआ है बार बार। इस वक्त हुकूमतें जो है वो गैर आइनी हैं, तो उसकी ज़रा कोई फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की प्रोडक्ट बात हो रही है ना, पूरा फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की प्रोडक्ट है, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की प्रोडक्ट है। इन्हें नहीं कबूल करते, नहीं मानते हम, तो फिर इलेक्शन रिलेटेड शिकों पे आ जाए ना। फिर वो इलेक्शन मुझे सर ये बताएं कि इसमें जो जमातें भी हैं सर, उसमें एक तो जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू में बात की कि 3 जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, आप तीनों तो एक ही हैं तकरीबन ना। बाकी बात करें इसके अलावा 2 जमातों की, दोनों बलूचिस्तान तक हैं, BNP मैंगल और महमूद अचकज़ई साहब की PK मैप। एक रह जाती पीछे जमात इस्लामी, जो कि उसके ऊपर भी अदम एतमाद था। बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया कि भाई हम जब मिलने गए उनसे बातचीत करने के लिए, तब वो आई नहीं थी लियाकत बलोच साहब, उनके बारे में भी एक आपका माजी में कोई एक अदम एतमाद रहा है। मौलाना फजल रहमान आपके साथ आना था, उनके बारे में कल नारे लगे वहाँ से स्टेज से, उस पर भी फिर यदि कोई संजीदा जवाब स्टेज से नहीं आया। ये आपकी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स है। जो आप गौहर साहब की स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं वो आज से 3-3.5 महीने पहले की है, ठीक है। उस वक्त जमात इस्लामी डोल ड्रम्स में, देन जमात इस्लामी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कोलिशन। नंबर 1, नंबर 2 बात, बलूचिस्तान की पार्टीज जो हैं, क्या वो पार्टीज नहीं है? मैं कह रहा हूं सूबाई जमातें हैं। नहीं, क्यों सूबाई जमात? बाकी भी सूबाई, अभी PMLN भी सूबाई जमात है, पीपल्स पार्टी भी सूबाई जमात है, MQMP भी सूबाई जमात है। सिर्फ एक फेडरल जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सूबाइयत से आगे नहीं है, तमाम सूबाई जमातें हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी सीटें हैं PMLN की सिंध में, बलूचिस्तान में और KP में? कितनी सीटें हैं? जमात इस्लामी कितनी सीटें? तो जमात इस्लामी तो हमें छोटी जमातों को साथ मिलाया ना, ये तो हमारा पार्ट ऑफ आवर प्लान है। आपकी सारी जमातें मिला के सर जो है ना 6 जमाती दाद या बात करें, सबकी मिला के 100 से कम सीटें बनती है। और अभी नहीं आपके पास कैसे गवर्नमेंट को हटाएंगे, मजबूर करेंगे? कम सीटें बनती हैं और तरतराहट शुरू हो गई है। आपको भी तरतराहट हो रही है कि ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को 100 से कम सीटों के साथ आप कैसे गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे भाई अपना एजेंडा बनवाने पे? असल गेम होती है नंबर गेम। कल जो जलसा हुआ है, मूवमेंट चली सर, नंबर गेम। बलूचिस्तान में ऐसा जलसा पहले कभी हुआ है? जलसा तो अच्छा था, तो फिर जलसा इंप्रेसिव था, तो जलसा आपका अच्छा था, तो फिर ये तो भी बलूचिस्तान में हुआ है। इसको मेन स्ट्रीम में आने दें, जरा सिंध में आने दें, इसको पंजाब में आने दें, इसको KP में आने दें, वो देखें क्या होता है। खान साहब ने भी बहुत बड़े जलसे किए थे, तो क्या इंपैक्ट तो उसके बाद क्या किया? गैर आईनी इकदाम से उनको रोक, उनको रिमूव किया गया। क्या ये रहता था उसका कि पॉपुलैरिटी, एक जो लीडर है, इन जलसों में क्या गारंटी है, इन जलसों में क्या गारंटी है कि आप ये जलसों के जरिए अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे? पॉपुलर लीडर है, क्या उसको इस तरीके से डील किया जाता है उसके साथ? नहीं। तो यही बेसिक जो फंडामेंटल फ्लॉ है पाकिस्तान का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस। उनको खत्म होना होगा, रिस्टोर करना होगा आइन को अपनी टोटलिटी में। आइडियली बहुत अच्छी बात है, आइडियली बहुत अच्छी बात है कि आइन को लेटर एंड स्पिरिट में बहाल होना चाहिए। बहाल क्या, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ शिकों पे नहीं होता, वो भी होना चाहिए, लेकिन पूरा आइन तो सस्पेंडेड नहीं है इस वक्त। वो तो इनऑपरेटिव है। हाँ, सारा नहीं, शक से वाहिद की हुकूमत है। चंद शिकों पे आप डिबेट कर सकते हैं। वाहिद की हुकूमत है, ये आइन की हुकूमत नहीं है। आप बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं? हम सबसे बात करेंगे। हम बार बार, मैं खुद आपके प्रोग्राम में बैठ के कह चुका हूं, पॉलिटिकल पार्टी से भी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबसे बात करना चाह रहे हैं। वो देखेंगे, इन 3 पार्टीज को हमने एक्सेप्शन किया हुआ है इनका। बाकी पॉलिटिकल पार्टी बाकी मुल्क के लिए तो बात हो सकती है। हम राब्ता है। देखिए इनके पास है क्या देने को, ये हुकूमत, इसके पास वर्थ क्या है इसकी? किस इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन जीत के ये हुकूमत आई हुई है कि इससे बात की जाए?
ये तो चोरी और डाका जनी की हुकूमत है। इससे बात करना तो बनता ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जेन्युइन डेमोक्रेटिक पार्टी का। इनसे क्यों बात की जाए हमारी? आप उनके साथ तो आप मिलके बड़ी आपने पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट कर ली, आपने इन्हीं जमातों के साथ मिलकर अपने सेनेटर वहां से आपने इलेक्ट करवा लिए। दो सेनेटर हमारे आने थे, दो सेनेटर आ गए, आपने इलेक्ट करवा दिया। एक वजह हमारी ये थी कि जी वहां फिर पैसा वैसा ना चले लोगों का, हमने वो एक बुराई जो थी उसको जमीन उसको दफन कर दिया। 2 सीटें हमारी थी जेन्युइन, या तो हमने गिव एंड टेक किया होता ना कोई, वो हमारी बनती थी दोनों, हामिद खान साहब और दूसरे जो हैं अभी अलामा साहब आ गए। दैट्स इट। नहीं, इसके अलावा ज़ाहिर है वोट टूटने का डर भी था आपको पंजाब में, फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नहीं था, कोई नहीं था। हमें आप देखिए जो हमारा नॉमिनी था उसको पूरे वोट्स पड़े हैं, बल्कि 1 वोट ज्यादा पड़ा उसको। वो तो आपकी डील होगी ना, वो तो डील होगी आपकी ना, डील से हमारी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं थी। मैं बारहा अपने प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर चुका था कि कोई हमारी डील। पार्टी के लोग आपके कह चुके हैं कि था फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ 40 था, आपको एक डर था बंदे आपके टूटेंगे। अच्छा सर ये बता दें, सेंटर में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं मान रहा, कुछ 10 बंदों की बात हो रही है, कोई 10 बंदे आपके टूट सकते हैं? 10 बंदों की बात भी जब से इलेक्शन में उस तब से हम सुन रहे हैं। इसी तरह से 40 बंदों की जो पंजाब की थी वो भी सुन रहे थे। भाई ये बड़ी एक फोर्स है, पीटीआई एक ऐसी फोर्स है, बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है भाई। इसको ये हम एक मिशन पे चले। ये बताइए सर मुझे, पार्टी में जो इख्तलाफात वगैरह हैं वो खत्म हो चुके हुए हैं जी? वो पार्टी के इख्तलाफात आप देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। ये कैसे हुआ? ये मैं जानना चाह रहा हूं, मुताबिक चल रहे हैं। कैसे हो गया? एकदम से उन्हें ख्याल आ गया यार मैं जो मैंने किया वो गलत था, मुझे एहसास हो गया, एहसास हुआ या दिलाया गया? ये होने और दिलाने में फर्क क्या है जो आपको, मतलब आप एक होता है एहसास खुद से हो जाना, साहिबान जो एक होता है एहसास खुद से हो जाना, एक होता है कोई एहसास दिलाता यार तूने गलत किया यार। भाई वो शेर अफजल मरवत साहब जो है, इज ए मेन स्ट्रीम पार्टी, उनकी तकरीर सुने आप जो उन्होंने पशीन में किया, आप देखें क्या होता है। और बाकी जलसों में भी वो पीटीआई के मेंबर हैं, वो पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं, काबिल एहतराम है सबके लिए, हमारे लिए। मैंने बारहा कहा है, आपके प्रोग्राम में बैठ के भी कहा। थोड़ा सी बीच में चीजें कोई प्रॉब्लमेटिक चलती रही है। खान साहब की तरफ से मैसेज कोई आया भाई कि खत्म करे सारे कुछ इख्तिलाफात को, या क्या था? खान साहब इज द कोर ऑफ द पार्टी। हर चीज खान साहब के गिर्द घूमती है। खान साहब मैसेज देते हैं, हर काम करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है। आज वो शख्स खत्म करे पार्टी के अंदर से, आज वो शख्स जो है वो अपने सेल से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल लीडर जो है उसके तौर के ऊपर इमर्ज कर रहा है, और दिन ब दिन उसकी पॉपुलैरिटी और ताकत। अच्छा सर, आपकी जो तहरीक है, मेरा आपसे एक सवाल है सर, ये तहरीक आपकी जो है इस पे खान साहब भी बड़ा ही बैंकिंग वेरी हैवीली ऑन दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट चलेगी तो शायद कुछ चीज़ें सीधी हो सकें, जिस पे वो डटे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस है भाई लोग निकलेंगे, मूवमेंट कामयाब होगी। इन केस मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मूवमेंट आपकी अहदाफ हासिल नहीं कर सकती तो फिर क्या खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर जाएंगे? कोई खान साहब ने पिछले 7 महीनों में 8 महीनों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है? कोई 8 महीनों में वक्त इलेक्शन नज़र आ रहा था, इलेक्शन के बाद अभी भी मूवमेंट नज़र आ रही है कि शायद मूवमेंट चल जाए, लोग निकले। अगर लोग नहीं निकलते, जिनके लिए खान साहब आप बता रहे कि जेल के अंदर बैठे हुए, अगर वो लोग ही नहीं निकलते। बलूचिस्तान का एक नक्शा है जो जिसके टू गो बाय, बलूचिस्तान के दोनों जलसों में बहुत दुनिया निकली है। आई वुड लाइक टू गो बाय दैट। ये दुनिया जो है तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, वक्त देखा। आप भी हैं, मैं भी हूं। आदाब की बात कर रहा हूं। खान साहब कॉम्प्रोमाइज करने वाला आदमी ही नहीं है, असूलों पे डटा हुआ शख्स। 8 महीने से पहले आपका क्या ख्याल है कि उनको ऑफर्स नहीं हुई? क्या उनको जेल में रहना 8 महीने बनता था? एक तो उनके ऊपर जो केसेस हैं उसमें कोई जान ही नहीं है, फ्रॉडुलेंट एंड फ्रिवलेस केसेस हैं वो। दूसरी बात है उसको 10 दिन के बाद निकल सकते थे बाहर, जैसे बाकी शरीफैन और आले जरदारियान निकले हैं, ये भी निकल सकते थे। क्या ये जो लड़ाई है, ये भाई ये जो राय है कि खान साहब की रिहाई के लिए ही, उन्हें बाहर लाने के लिए ही ये सब कुछ में एक माहौल बनाया जा रहा है, सड़क गर्म की जा रही है, इज दैट ट्रू? राइट। खान साहब को इन लोगों को बाहर लाने के लिए, खुद बाहर निकलने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी। खान साहब के पास बड़ी ऑफर्स पड़ी हुई थी निकलने के लिए, बहुत कुछ था जनाब। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, किस तरह की ऑफर? ये उन असूलों की गमाजी करती है ये तहरीक, जिन असूलों के ऊपर पीटीआई कायम है, और उन्हीं असूलों को लेटेस्ट ऑफर क्या है खान साहब को? लेटेस्ट ऑफर क्या है खान साहब को? छोड़ दीजिए, उसको नहीं मैं डिस्कस करूंगा। कब आई? जब मर्जी वो, मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आखिरी ऑफर कब आई? देयर वर ऑफर्स, देयर हैव बीन ऑफर्स। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद? चले इतना बता दें। मैं नहीं किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। वो सर ये तो एक जनरल सी बात है, देयर वर ऑफर्स। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद सबको पता है, जो जानते हैं उनको पता है ऑफर्स हुई हैं। आवाम जानना चाह रहे हैं सर, आवाम को भी पता है, आवाम जानना चाह रहे हैं कि भाई पता है क्या ऑफर आई हमारे लीडर को कि जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। आवाम को पता है कि वो किस लीडर को फॉलो करते हैं, आवाम को पता है सबसे ज्यादा। शायद आपको ना पता हो, मुझे ना पता हो, लोग जानते हैं। मगर वो जानते हैं कि क्या ऑफर आई जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। आप साइलेंट रेवोल्यूशन को ओवरलुक कर रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी है पीटीआई के पास इस वक्त, आवाम की दी हुई।
और अवाम को पता है कि उसने कैसे रिस्टोर करनी है ये मैंडेट। सही, अवाम को सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस खान ने दी है तो अवाम को दी है। क्या ये ऑफर थी खान साहब को कि आप खामोश हो जाएं, पार्टी के मामलात से अलग हो जाएं और खामोशी से घर पे बैठ जाएं, सियासी अमूर से अलग हो जाएं? मैं कुछ नहीं कहूंगा इस सिलसिले में, मैंने आपसे पहले अर्ज कर दी है। मुल्क से बाहर जाने की ऑफर भी को मिली? मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। तो बता ही नहीं रहा सर, बताया कुछ तो मैंने आपको बता दिया, जो हकीकत है वो बता दिया है। सो उनके लिए देखिए, रिलीज होने के लिए खान को 1 दिन भी नहीं चाहिए, 2 दिन भी नहीं चाहिए। एक चीज़ सर आप मुझे बता दें कि ये जो 21 को ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भला आपको ज़रा दोबारा आपको मिलना चाहिए था, आपके इंतखाबात हो गए थे, आपने अप्लाई किया था सर्टिफिकेट के लिए, आपको नहीं मिल सका, तो अब आप शायद इंडिपेंडेंट ही उसमें जा रहे हैं, या जा सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट से या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के टिकट से? क्या प्लान? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट से जा रहे हैं, बहुत देर पहले फैसला हो चुका है, उन्हीं के टिकट से जा हो गया हुआ। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये मुझे बताएं कि फॉर्म 47 पे इस पर क्या प्लान किया, कैसे पैरा हमारी दिया जाएगा? मूव हो चुकी हुई है, दे आर इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो 21 सीटों पे होने जा रहा है, उस पे आप फॉर्म 47 पे पैरा कैसे देंगे? वो हम जैसे पहले दिया था, जो पकड़ा था इनको, पहले तो कर गया था। अगर आपकी जो रियासत की ताकत है वो लेके बैनेट्स खड़ी हो जाती है और आपको बाहर निकाल देती है, तो अवाम के सामने क्या ऑप्शंस है? सही है, क्या ऑप्शंस है? हमारा तो हुकूमत तब्दील होनी है, यही चीज तो हम चेंज करना चाहते हैं। हुकूमत शख्स वाहिद की नहीं, हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए, यही हमारी स्ट्रगल है। 21 में से कितनी सीटें? दिस इज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। कितनी सीटें जीत लेंगे सर? हम 21 की 21 जीतेंगे। 21 अगर आप फेयर इलेक्शन करेंगे तो हम सब सीटें जीतेंगे। इस मुल्क में कोई और सीट जीत ही नहीं सकता इस वक्त। सही है, जो माहौल बना हुआ है इस माहौल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तस्वीर गुफ्तगू राजा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और अहम सियासी मामले के बारे से। हमारे साथ रहिए। मुल्क के पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ 6 जमात इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तहरीक शुरू कर दी। हुकूमत के मुखालिफ कल पेशीन और चमन में जलसे किए गए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया इस तहरीक के हवाले से। ज़ाहिर है हुकूमत ने इस तहरीक से निपटना है, ये तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ है, चाहे इसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कहा जाए या इलेक्शन कहा जाए या किसी सियासी जमात की बात की जाए, है तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक है। और इस पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़काना में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा, तहरीक जो है ये PNA की मुशाबा तहरीक से PNA से उन्होंने जो है मुशाबा करार दे दिया है। इसकी वजह क्या है उस पर बाद में बात करेंगे। जरा पहले आपको सुनाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक के बारे में क्या कहा, जरा सुन लें। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो धांधली का ढोल बजा के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। मैं इस मुल्क के तमाम सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले। सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। इसके अलावा जब 2013-14 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने दिए थे, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सहारा दिया था, भरपूर सपोर्ट दी थी। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर भी इस वक्त पर इस तहरीक से कैसे निपटा जाएगा बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कुंडी साहब कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि PNA पार्ट 2 शुरू होने जा रही है, तो PNA जो है ये तो आप मानते हैं कि PNA के पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, आज जो तहरीक शुरू हो रही है क्या इसके पीछे भी आज की इस्टेब्लिशमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज लाड़काना में गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी थी, जिसमें चेयरमैन साहब ने तकरीर की। मैं नहीं समझता कि जो आज उन्होंने जो बात की उसमें तो उन्होंने PNA की, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। और बात यह है कि देखें, जब आपके साथ कोई बातचीत करने के लिए, टेबल टॉक्स करने के तैयार ना हो तो फिर आप जाकर एहतजाज करते हैं। क्या अपोजिशन ने, आज की अपोजिशन ने हुकूमत से मज़ाकरात की बात की है? मज़ाकरात की बात नहीं की है। अगर मज़ाकरात की बात करते तो डेफिनेटली करते हैं, उनके खदशात को हुकूमत डेफिनेटली दूर करती, बैठते टेबल टॉक्स होती।
लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई और उन्होंने एक तहरीक का ऐलान किया और कह रहे कि हम इस हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं जैसे अपने, लेकिन कभी भी उन्होंने हुकूमत को अप्रोच नहीं किया अपने खदशात के हवाले से। पुलिस साहब, मसला यह है कि आप इसे पीडीएम से तशबीह भी दे सकते थे। रिसेंटली एक इत्तेहाद बना था हुकूमत के खिलाफ, वो भी एक सक्सेस स्टोरी थी। तो पीएनए से मुशाबियत देना, पीएनए के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, आज आप कह रहे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उस वक्त जो है पीएनए को सामने लाने का मकसद ये था, पीएनए की तहरीक के बाद जो है मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था, जमहूरियत जो है वो रैप अप हो गई थी। आज भी आपको उस तरह के खदशात कोई हैं? देखिए, अगर आप इसको तशबीह देते हैं तो पीडीएम की जो है वो उसकी बुनियाद पाकिस्तान पार्टी ने अल पार्टी कॉन्फ्रेंस और हमारा यही था कि हम जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के पास हुकूमत का मुकाबला करेंगे और आखिर से कहा था कि आप इस्तीफा दें, आदम एतमाद कर। और उस वक्त की हुकूमत कभी आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार और न वो इलेक्शन के लिए तैयार थी। हमने आदम ये उस हुकूमत को जो है खत्म किया। आज अपोजिशन का एजेंडा तो बताया ना कि उनके कौन से चार्टर है जिस पर वो बातचीत करना चाहते हैं, और उसके बाद हुकूमत नहीं न बैठे उनके साथ बात ही होती। दूसरी बात एक जब हुकूमत में रहते सोना की हमारी हुकूमत थी, उस वक्त हमने किया हुकूमत के साथ बैठे टेबल टॉक्स करना है, जैसे पहले बताया तो सही कि प्रयास किया है उसके बाद फिर बातचीत। लेकिन कुली साहब, ये कहना बिलावल साहब का कि धांधली का ढोल पीट कर, धांधली का शोर पीट कर जो है जमहूरियत के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है, जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है। धांधली अगर किसी इलेक्शन में होती है, उस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने से, उसको रोकने से जमहूरियत कमज़ोर होती है या जमहूरियत को तक़वियत मिलती है? आपने भी तो पिछले जो है जब खान साहब की गवर्नमेंट को उठाया था तब आप भी धांधली का शोर ही बचा रहे थे, तो आज वो भी धांधली की बात ही कर रहे हैं ना। धांधली का अगर कोई है मुल्क पे मसला, उसको हल करने से जमहूरियत मजबूत होगी, कमज़ोर तो नहीं होगी। देखिए, धांधली बिल्कुल अगर उनके पास अपने भी फोरम है, उसके अलावा अगर आप सियासी पार्टी सियासी लोग से यही बात नहीं कि मेज से जो है मुलाकात होते हैं, मेज से बैठेंगे सामने बैठेंगे तो फिर मामला हल होंगे। अगर आप रोडों पे चौराहों पे डरने के जरिए इससे मामला हल नहीं होते। इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि आप मेज पे आए, मेज से बैठे, अपने ताक़त लगा करें, दूर किए जाएंगे। तो बात ही नहीं करते, हमें यहाँ हुकूमत दो, हम बात ही नहीं करते, तो ये तो बात क्या करने उसकी भी जीत नहीं है। मसला ये है आप बातचीत का कंडूसिव एनवायरनमेंट तो बनाए ना मुल्क के अंदर। अब बातचीत का माहौल ही नहीं बन रहा। एक तरफ तरीके साहब कहती है हमें जो है मुफाहमत की बात की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी जानिब जो है हमारे खिलाफ जुल्म और सितम भी जारी है। वो कह रहे हैं एक यानी कि इकट्ठे दो काम तो नहीं चल सकते ना, कि आप पार्टी को क्रश भी करें और साथ आप बोले हमने मुफाहमत भी करनी है। वो कह रहे हैं भाई आप पहले अपने अमल से, अपने किरदार से जरा साबित तो करें, वाजे तो करें। आप बातचीत करना चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन मुल्क के अंदर आप चाह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से मेजर डायलॉग्स करती है, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रश हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो, पार्टी कभी नहीं कहती कि पॉलिटिकल पार्टी क्रश हो, किसी कोई पॉलिटिकल सब हो। हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी पले फूले, जमहूरियत पले फूले, ये किसी जगह को क्रश नहीं करना चाहते न करेंगे। जैसे ये वैसे ये क्या चार्टर है, क्या बताएंगे हमारे चार्टर पर हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, तो मदद नहीं बैठना चाहती, नहीं बैठेगी तो फिर आप आगे चलेंगे। हुकूमत बैठने को तैयार है, बैठने को तैयार है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम बैठने को तैयार नहीं। तो चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन की जो आज बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उनके वालिद यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो मुल्क के सदर हैं, वो इनिशिएट करें ऐसी कोई चीज़, कोई रिकंसिलिएशन के बारे में कोई वो अमली इक़दाम उठाएं। प्रैक्टिकली सिर्फ तकारीर से तो रिकंसिलिएशन नहीं होगी, तो करेंगे वो ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल करेंगे। तकारीर तो देखें, अब तो देखें तकारीर तो अब भुट्टो साहब की बरसी थी, उससे बातचीत हुई ना, बैठेंगे पॉलिटिकल फोर्स से बातचीत करेंगे, चीज़ें करेंगे, बैठेंगे तो इंशाल्लाह मामला हल करेंगे। हम कभी भी जो है वो एग्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, कभी हम कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हमने हमेशा रिकंसिलिएशन की बात की, रिकंसिलिएशन इंशाल्लाह होगी। और ये बताएं कि ये तहरीक अगर आगे बढ़ती है, जाहिर आप पंजाब में जलसे भी होने हैं, आपके सूबे सिंध में यानी जहाँ आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ भी सिंध में भी जलसे होने हैं, तो ये बताएं कि तहरीक से कैसे निपटा जाएगा? क्या सख्ती की जाएगी या इजाज़त दी जाएगी जलसों की? और इजाज़त होनी चाहिए चूँकि इससे पहले तो परमिशन नहीं रही पाकिस्तान तहरीक साहब को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की। देखिए, जमहूरी तरीके से जो है
बिल्कुल, अगर एक जमहूरी हुकूमत में एक जमहूरी और पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक बनता है कि वो एहतजाज भी कर सकते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। इसलिए हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करें। सिंध हुकूमत पुरअमन एहतजाज को कभी भी समोताज नहीं करेगी। हाँ, अगर कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगा। और किसी भी किस्म के एक्शन को सूरत में आप सपोर्ट करेंगे अगर नून लीग कोई सख्त एक्शन लेती है? देखिए, हम तो कहते हैं पुरअमन एहतजाज होगा तो कोई हुकूमत भी एक्शन नहीं लेगी। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर होगा। आप माजी के करतूत देखें पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो वो जो है उनके हमेशा उन्होंने कन्फेडरेशन की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। हम तो कहते हैं पुरअमन एहतजाज हो, बिल्कुल आप करें, और पुरअमन एहतजाज आप करेंगे तो कभी भी हुकूमत आपकी खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। और क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कोई बातचीत की दावत दी जाएगी बाज़ाब्ता तहरीक इंसाफ हो, या उससे पहले ही ये मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता कोई दावत दी जा सकती है मुफाहमत के लिए? देखिए, हम तो पहले यही बात कर रहे हैं कि वो बताएं कि उनके चार्टर क्या है, उनके TORs क्या है, उनको क्या चाहते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत और इत्तेहादी जमातें उसको देखेगी कि हम किस चीज़ पे बातचीत करते हैं। देखिए, हर चीज़ का हल जो है वो लड़ाई नहीं होती, और हर चीज़ का हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए लोगों का है। मुज़ाकरात होंगे, बैठेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ना दो बातें उनकी कुंडी साहब, दो बातें उनकी ना, एक तो वो कह रहे हैं कि धांधली की तहकीकात के लिए कोई अदालती कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि खान साहब के केसेस के वाले से भी वो कह रहे हैं उनकी रिहाई के वाले से कुछ अमली इक़दामात हों, 9 मई के वाले से भी वो एक जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। हमारे मुतालबात ये पूरे कर लें तो बातचीत हो सकती है। देखिए, 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं और खान साहब की जो करतूत है वो तो अदालतों ने करना, हुकूमत का काम तो नहीं है ना, हुकूमत तो नहीं वो कर सकती है, तो अदालतों का वो सामने है और अदालतें उनको जो है वो इंसाफ दे सकती है। हम तो कुछ उस पर नहीं कर सकते, हुकूमत तो कुछ उस पर नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि जो वो बात कर रहे हैं अदालती कमीशन के हवाले से, तो ऐसे है कि देखें मौलाना फजल रहमान साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात की इज़ाद कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके भी जो है मैंडेट चोरी किया गया है, और अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया बतौर उनके, तो किसको दिया गया है? वो PTI को दिया है, खैबर पख्तूनख्वा ने। तो पहली बात है कि PTI जो है अब उनका जो तयशुदा मैंडेट जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो वापस कर दे, और बिस्मिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से कर ले। मौलाना साहब कह रहे हैं धांधली हुई है ना, तो मौलाना साहब जो हल्के कह रहे हैं वो खोल लें। नहीं, अब वो मौलाना साहब और PTI तो साथ साथ नहीं, वो तो अपनी अलग अलग तहरीक चला रहे हैं। मुझे कुंडी साहब फाइनली ये बता दें कि गवर्नर्स का तकर्रर होना था, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आना था, पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आना था, कब हो रहा था तकर्रर गवर्नर्स का? पहले तो फाइनली ये है कि बिस्मिल्लाह PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल करे, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल कमीशन बना ले तहकीकात के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है ईद के बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और PML की लीडरशिप ने गवर्नर्स के फैसले करने से मैं समझता हूँ कि ईद गुजर गई है। पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसको गवर्नर लगाते हैं, और दूसरे सूबों में जो है 2 सूबों में PML ने करना। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने कीमती वक्त। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की, जिनका कहना है कि तहरीक चलेगी, अगर उसमें अगर कोई वायलेंस का आंसर होगा तो फिर एक्शन होगा, वरना इजाज़त दी जाएगी। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।